देखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग क्या करते हैं, अब हाउस प्रॉपर्टी में मेरे पास जो हाउस है, तो अब जैसे मान के चलो मेरे पास एक घर है, उस घर में मैं भी रह रहा हूं और मैं किसी टेनेंट मतलब किराएदार, मैं किसी किराएदार को भी रख रहा हूं, वो है मेरा रेंट वाला। तो जो रेंट वाला पोर्शन है वो हो जाएगा लेट आउट, जो रेंट वाला पोर्शन है वो क्या हो जाएगा लेट आउट। और जहां मैं रह रहा हूं मेरा घर है, तो मैं खुद से किराया ले सकता हूं क्या? मैं खुद से किराया नहीं लूंगा, तो उसको बोलूंगा मैं एसओपी। एसओपी मींस सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो अभी यहाँ पर दो कंडीशन है एक हमारे पास, हम इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी मतलब हम लोगों ने अपने हाउस से कितना पैसा कमाया। तो हम लोग हाउस से पैसा कैसे कमाएंगे? जब हाउस को हम लोग रेंट पे देंगे, जब हमारा घर हम लोग किराए पर देंगे, तब हम लोग उसका पैसा कमा सकते हैं। तो क्या बोला है? इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी, स्टेटमेंट शोइंग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर XYZ, जो भी होगा, जिसका भी होगा। अब हम लोग है प्रीवियस ईयर 2019-20 में और असेसमेंट ईयर 2021 में। देन सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, एसओपी, सेल्फ ऑक्यूपाइड और लेट आउट। अब एसओपी वाला जो बंदा है वो खुद से किराया लेगा क्या? कॉमन क्वेश्चन है। एक अगर दिमाग लगाया है तो एसओपी खुद से पैसा नहीं लेगा। एसओपी मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड, उसका खुद का घर है, तो वो खुद के पास से किराया नहीं लेगा। वो जो पोर्शन लेट आउट पे देगा, जितना भी पोर्शन लेट आउट पे देगा, उसका एक जो रेंट है वो रेंट एग्रीमेंट बनाएगा, या फिर रेंट के अकॉर्डिंग जितना भी उसका रेट बनता है वो उतना रेंट लेगा। तो वो है हमारा लेट आउट पोर्शन। तो हमारे को कैलकुलेशन किसका करना है? लेट आउट पोर्शन का, एसओपी पोर्शन का। बट एसओपी का रेंट नहीं लेते, तो एसओपी का कैलकुलेशन बहुत कम है, लेट आउट का कैलकुलेशन है। मान के चलो, देखो एक्सपेक्टेड रीजनेबल रेंटल वैल्यू, तो ये उसका फॉर्मेट है पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। इतना ही फॉर्मेट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो एक्सपेक्टेड रीजनेबल रेंटल वैल्यू, तो जो भी रेंटल वैल्यू है अकॉर्डिंग टू, एक म्युनिसिपल के अकॉर्डिंग होती है, फेयर रेंट के अकॉर्डिंग होती है, एक्चुअल वैल्यू होती है। तो देखो म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, ये हमारे को क्वेश्चन में दिया रहेगा। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट। अब म्युनिसिपल वैल्यू तो एसओपी लेगा कि अपनी म्युनिसिपल वैल्यू, वो खुद का रेंट लेता ही नहीं, तो एसओपी को ये है ही नहीं, एग्जम्प्ट है एसओपी के लिए, लेकिन लेट आउट के लिए नहीं है। किराए से दिया है म्युनिसिपल वैल्यू जो भी रहेगी, और फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट जो भी रहेगा, म्युनिसिपल वैल्यू जो रहेगी, फेयर रेंट जो रहेगा, उसमें से इन दोनों में से हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। इन दोनों वैल्यू में से हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। विच एवर इज मोर, विच एवर इज मोर, जो वैल्यू ज्यादा रहेगी वो वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा, और एसओपी का तो होगा नहीं, वो वैल्यू मैं यहाँ पर लिखूंगा विच एवर इज मोर, विच एवर इज मोर। फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड रेट, एक स्टैंडर्ड रेट जो है वो भी डिसाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू म्युनिसिपल। तो स्टैंडर्ड रेंट, तो जो भी स्टैंडर्ड रेंट रहेगा, जो भी स्टैंडर्ड रेंट रहेगा, उसमें भी हम लोग अभी कंपेयर करेंगे। ये जो वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू में मैं कंपेयर करूंगा विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस। अब ये वैल्यू लेस है या ये वैल्यू कम है, इन दोनों में मैं कंपेयर करूंगा विच एवर इज लेस, तो जो लेस रहेगी वो ले लूंगा। देन एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट। अब एक्चुअल रेंट जो हमने रिसीव्ड किया, अब रेंट हम लोग 11 महीने का भी रिसीव कर सकते, 12 महीने का भी रिसीव कर सकते, 10 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, जितने दिन वो किराएदार हमारे पास रहा। और साल का हम लोग ट्रांजैक्शन करते, पूरा का पूरा साल का हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, तो ये तो हमारे को पता ही है, या दिया भी है, एक साल का पूरा दिया हुआ है। तो एक साल में 12 महीने, अब 12 महीने में वो कितना महीने रहा वो देखेंगे। पूरे 12 महीने रहा तो पूरा रेंट मिल जाएगा, अगर 10 महीने रहा तो 10 महीने का मिलेगा, 5 महीने रहा तो 5 महीने का रहेगा। तो एक्चुअल रेंट, जो भी एक्चुअल रेंट है आफ्टर डिडक्टिंग वैकेंसी, आफ्टर डिडक्टिंग वैकेंसी मतलब, आफ्टर डिडक्टिंग वैकेंसी मींस जो भी हमारे पास एक्चुअल था, 12 महीने का हमारा पीरियड था, उसमें से 2 महीना क्या है, घर रेंट जो है, जो रूम है वो खाली है, 2 महीना जो घर है वो खाली है। अब 2 महीना घर खाली है, तो क्या मैं पूरे 12 महीने का कैलकुलेशन करूं? 12 महीने में से 2 महीने का घर खाली है, तो 10 महीने का कैलकुलेशन करूंगा, तो वो आफ्टर डिडक्टिंग वैकेंसी। तो यहाँ पर 12 में से 2 महीने डिडक्ट हो गए, और जितना भी हमारे को एक्चुअल रेंट मिला
वो एक्चुअल रेट मैं यहां पर लिखूंगा, वो एक्चुअल रेट मैं यहां पर लिखूंगा। अब वापस से मैं कंपेयर करूंगा, यहां मैंने इन दोनों में कंपेयर किया विच एवर इज मोर, यहां मैंने इन दोनों में कंपेयर किया विच एवर इज लेस, यहां मैं इन दोनों में कंपेयर करूंगा वापस से मोर लेस मोर, यहां पर भी विच एवर इज मोर, विच एवर इज मोर, जो वैल्यू ज्यादा रहेगी वो यहां पर लूंगा, विच एवर इज मोर उसको बोल देंगे हम लोग जीएवी। जीएवी मींस ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो जीएवी मींस ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू आने के बाद कुछ डिडक्शन हमारे को गिवन है, कुछ डिडक्शन हमारे को गिवन है, कुछ लेस करना है हमारे को। क्या लेस करना है? लेस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्स, जो भी म्युनिसिपल टैक्स पेड किया गया होगा, म्युनिसिपल टैक्स, लोकल टैक्स, हाउस टैक्स पेड बाय ओनर लैंडलॉर्ड। तो म्युनिसिपल टैक्स जो भी पेड किया होगा किसने? ओनर ने। म्युनिसिपल टैक्स, लोकल टैक्स, हाउस टैक्स, तीन नाम है, म्युनिसिपल टैक्स, लोकल टैक्स, हाउस टैक्स पेड बाय ओनर लैंडलॉर्ड। ये क्या कर दूंगा मैं? लेस कर दूंगा इसमें से, इसमें से क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा। लेस करता हूं तो मैं ब्रैकेट में डाल दूंगा। देन उसके बाद कुछ एमिनिटीज गिवन है, एमिनिटीज प्रोवाइड करता है लैंडलॉर्ड, एमिनिटीज प्रोवाइडेड बाय लैंडलॉर्ड। तो तीन टाइप की, दो या तीन टाइप की एमिनिटीज है, वो एमिनिटीज भी हम लोग देखेंगे कौन कौन सी एमिनिटीज है। एमिनिटीज मतलब फैसिलिटीज, जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है लैंडलॉर्ड, जैसे लाइटिंग की फैसिलिटीज देता है, गार्डनिंग की फैसिलिटीज देता है, ठीक है, और स्टेयर्स पे लाइट लगाने की फैसिलिटी, स्विमिंग पूल फैसिलिटी देता है। तो ये सारी चाहिए फैसिलिटीज, तो ये भी मैं उसमें से माइनस करूंगा। एमिनिटीज प्रोवाइडेड बाय लैंडलॉर्ड, अगर लैंडलॉर्ड कोई एमिनिटीज प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी क्या कर दूंगा मैं? माइनस कर दूंगा। देन अनरियलाइज अनरिसीव्ड रेंट, अनरियलाइज अनरिसीव्ड रेंट, कुछ ऐसा रेंट है जो अनरियलाइज रेंट है, अनरिसीव्ड रेंट है, अगर वो भी है, वो भी मिल गया तो वो भी क्या कर दूंगा मैं? माइनस कर दूंगा। अब ये चीजें इसमें से इन तीनों को अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। क्या मिल जाएगा? नेट एनुअल वैल्यू। क्या मिल जाएगा? नेट एनुअल वैल्यू। अब जब नेट एनुअल वैल्यू मिल गई, अब नेट एनुअल वैल्यू मिलने के बाद कुछ डिडक्शन अंडर सेक्शन मेरे पास है 24, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में भी मुझे डिडक्शन लेना है जो कि कंपलसरी है। कौन सा? पहला डिडक्शन कंपलसरी, कौन सा? स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये कंपलसरी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है कंपलसरी, जो कि आएगा किसके ऊपर? 30% ऑन एनएवी, और एनएवी कहा? ये है हमारी एनएवी, ये एनएवी निकली है। इस एनएवी पे 30% हमारे को स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना है। मान के चलो एनएवी आई मेरी 10,000, तो 10,000 का 30% 3,000, तो 3,000 यहां पे मैं कर दूंगा डिडक्ट, 3,000 यहां पर मैं क्या कर दूंगा? डिडक्ट, अगर मेरी एनएवी 10,000 आई तो। देन उसके बाद में भी एक और डिडक्शन है, कौन सा डिडक्शन है? इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू परचेज कंस्ट्रक्शन और रिपेयर हाउस प्रॉपर्टी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, अगर मैंने लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है या कहीं और से लोन लिया है, अगर मैंने लोन लिया है काय के लिए? हाउस परचेस करने के लिए, परचेस, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू परचेस, हाउस परचेस करने के लिए या हाउस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, बनाने के लिए, या फिर रिपेयर करने के लिए। हाउस को हम लोग रिपेयर भी तो करते हैं, कंस्ट्रक्ट भी करते हैं, या फिर डायरेक्ट खरीदते भी है, तो उसके ऊपर का जो लोन रहेगा वो भी हमारे को यहां पर क्या करना है? डिडक्ट करना है, और ये दोनों का हो जाएगा, और ये दोनों में डिडक्ट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू परचेस कंस्ट्रक्ट हाउस रिपेयर हाउस प्रॉपर्टी, तो इसका हमारे को क्या करना है? दोनों में हमारे को ये डिडक्ट करना है। अब ये परचेस एसओपी, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला भी कर सकता है, लेट आउट वाला भी कर सकता है, ठीक है। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इसने अगर लोन लिया है, इंटरेस्ट पेड कर रहा है, तो इसका माइनस कर दूंगा, ठीक है। अगर इसने लोन लिया है और इसके थ्रू वो लोन को रिपेड करवाने लगा रहा है, तो वहां से माइनस कर दूंगा। अगर मैं खुद हूं, मेरा घर है, मैंने और रिपेयर करने के लिए मैंने क्या लिया है? लोन लिया है। अब लोन लिया है मैंने और मैं ही उसका इंटरेस्ट पेड कर रहा हूं, तो मैं माइनस कर दूंगा एसओपी में से, ठीक है। अगर मैंने लोन लिया है और मैं बोल रहा हूं कि मेरा किराएदार है, तुम लोन का जो इंटरेस्ट है वो तुम पेड कर दो, तो इंटरेस्ट यहां से मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है।
देन उसके बाद अब ये सारी चीजें, ये जो आगे एनओवी से मैं ये डिडक्शन माइनस कर दूंगा और जो बचेगा वो मेरा रहेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब ये जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई है, उसमें मैं देखूंगा अभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूरी निकली क्या? हाँ निकली ना, ये दोनों की निकली। तो अब ये दोनों का क्या है, दोनों की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो जाएगी क्या? नहीं। तो अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में इन दोनों को क्या करना है? प्लस एसओपी अमाउंट प्लस लेट आउट अमाउंट, एसओपी अमाउंट प्लस लेट आउट अमाउंट। तो जितनी भी अमाउंट होगी एसओपी की और लेट आउट की, इन दोनों को प्लस कर दूंगा। जो भी वैल्यू आएगी वो रहेगी मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो भी वैल्यू आएगी वो मेरी क्या रहेगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको और अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं बाद में। फिर से देखो, समझो, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और डिटेल में जाएंगे। अभी सिर्फ फॉर्मेट को हमारे को याद रखना है कि क्या डिडक्ट होने वाला है, कौन सी चीज डिडक्ट होने वाली है, कौन सा डिडक्शन अंडर सेक्शन के अंदर में इसको लाते हैं। देखें, एक्सपेक्टेड रीजनेबल रेंटल वैल्यू या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं रेंटल वैल्यू। ठीक है, तो जो भी रेंटल वैल्यू है, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट, पहली चीज क्या है? म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट, विच एवर इज मोर, वो लेना है जो बड़ी वैल्यू है। देन जो अब बड़ी वैल्यू आ गई फिर स्टैंडर्ड रेंट, जो स्टैंडर्ड रेंट है स्टैंडर्ड रेंट, और जो यहाँ पर विच एवर इज मोर आ गई, दोनों में कंपेयर करना है विच एवर इज लेस। फिर उसके बाद में एक्चुअल रेंट उसको भी कंपेयर करना है विच एवर इज मोर, जो भी ज्यादा रहेगा वो आ जाएगी मेरी क्या? जीएवी बोले तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर उसमें से कुछ मैं लेस कर दूंगा, क्या लेस कर दूंगा? म्युनिसिपल टैक्स, लोकल टैक्स, हाउस टैक्स पेड बाय ओनर लैंडलॉर्ड, जो भी ओनर लैंडलॉर्ड म्युनिसिपल टैक्स, हाउस टैक्स, लोकल टैक्स पेड करेगा तो वो उसमें से माइनस कर दूंगा। एमिनिटीज प्रोवाइडेड बाय लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड कुछ एमिनिटीज प्रोवाइड करता है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, गार्डनर फैसिलिटी, स्विमिंग पूल फैसिलिटी, स्टेयर्स फैसिलिटी, स्टेयर्स पर जो लाइटिंग होती है वो भी फैसिलिटी देते हैं टेनेंट को, टेनेंट जो किराएदार है उनको, तो ये भी मैं माइनस कर दूंगा। और अनरियलाइज्ड रेंट, अनरिसीव्ड रेंट, अनरिसीव्ड रेंट, ये भी मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास आ जाएगी नेट एनुअल वैल्यू, और नेट एनुअल वैल्यू आने के बाद मैं लूंगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में पहला डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन मेरा 30% ऑन एनओवी, 30% ऑन एनएवी, 30% ऑन एनएवी। नेट एनुअल वैल्यू पर हमारे को 30% लेना है, जो भी आ जाएगा वो ले लूंगा मैं ब्रैकेट में। देन इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू परचेस कंस्ट्रक्ट रिपेयर हाउस प्रॉपर्टी, तो जो भी मैंने लोन लिया है उसका जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, मैं जो इंटरेस्ट पेड कर रहा हूं, अगर मैंने हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करने के लिए लिया है, परचेस करने के लिए लिया है या फिर रिपेयर करने के लिए लिया है, जो भी उसका इंटरेस्ट आ रहा है तो वो भी इंटरेस्ट मैं माइनस कर दूंगा। तो देखो एसओपी के कॉलम में, ये जो एसओपी के कॉलम में सब डैश आया, सिर्फ क्या आया? इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू परचेस कंस्ट्रक्ट हाउस प्रॉपर्टी। अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो एक ही चीज आती है, बाकी कोई चीज नहीं आ रही है। और इन दोनों वैल्यू को माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एसओपी प्लस लेट आउट, एसओपी प्लस लेट आउट, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्लस लेट आउट वैल्यू जो भी आएगी इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, जो वैल्यू आएगी वो रहेगी मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।